आशीष तुलसियान। इन्होंने मुझे बिजनेस मेंटरिंग भी दी और मेंटरिंग भी दी। हम प्रिटेंड करेंगे कि आप सही कह रहे हैं। प्रैक्टिकल करियर कोचिंग, ऐसा कंटेंट ना इंटरनेट से मिसिंग है। तो एडवाइस टू टीनेजर्स, क्या सोचना चाहिए करियर के बारे में? मेरी एडवाइस आज की डेट में किसी भी टीनेजर को ये है, फाइंड वर्क, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान होने वाली है। आईआईटी में आपको एडमिशन नहीं मिली है तो थोड़ी सी वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होती है। छोटा कॉलेज ले डूबेगा भाई, ये भी एक एब्सोल्यूट सच है। बहुत सारे ऐसे लोग ऑब्जर्व किए जिनका कॉलेज में रहकर सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कैसे किया आप? I started toying with different ideas. As a 22-year-old, I was making enough money. एज 22 पे आपकी खुद की सैलरी कितनी है? And I was taking home 40 lakhs a year. ओह रियली? एमबीए किया? पागल हूँ मैं, super wasteful. बीटेक की डिग्री और बीटेक कॉलेजेस चोर हैं, एमबीए कॉलेजेस डकैत हैं। My personal opinion is that MBAs are not relevant. जॉब का आइडिया और लाइफ सेट का आइडिया बेचा जा रहा है ना, वो प्रॉब्लम। कुछ लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है शार्क टैंक इंडिया देखने के बाद, पर किसी को सच पता नहीं रहता। आप सिर्फ वही वाली स्टोरी सुन रहे हो किसी की जिसने जी पैंडेमिक में शुरू किया था, आज 500 करोड़ की कंपनी हो गई। हाँ, पर 99 और भी हैं जो मर गए। प्रॉब्लम ये है कि आपको 99 की स्टोरी नहीं मालूम। बच्चों के लिए कट्टर एडवाइस क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस की बकवास में मत पड़ो। मेंटल हेल्थ का ज्ञान जो है सिंप्लीफाई होके कैसा सुनाई दे रहा है? मंडे टू फ्राइडे बहुत काम कर लिया, मेंटल हेल्थ के लिए सैटरडे संडे का ब्रेक लेंगे। ये कौन सी है मेंटल हेल्थ है जो सैटरडे संडे को इंप्रूव होती है? बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को आज 2024 क्या करना चाहिए? एवरीबडी हु इज इन कॉलेज टुडे, प्लीज। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के गेस्ट मेरे खुद के बिजनेस मेंटर रह चुके हैं। ये बहुत ज्यादा हाई पर्सनालिटी इंसान है। ये आशीष तुलसियान का डेब्यू है टीआरएस पर। आज के पॉडकास्ट की थीम है एजुकेशन सिस्टम और एमबीए और मॉडर्न डे करियर्स बदल रहे हैं, जॉब इकोसिस्टम बदल रहा है हमारे देश का, स्किल सेट्स रिक्वायर्ड बदल रहे हैं। आशीष तुलसियान खुद एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंटरप्रेन्योर है। ये खुल के ये बात नहीं कहेंगे, बट हिज कंपनी इज वर्थ मल्टीपल करोड़ रुपीस। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है खुद की लाइफ में, एंड आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट से उन सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एडवाइस उठानी चाहिए जो आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स शायद आपको नहीं दे पाएंगे। एक एंटरप्रेन्योर जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जो एक्चुअली दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिनकी कंपनी को बहुत तेजी से ग्रोथ मिल रही है, ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स आपको सही करियर एडवाइस दे पाएंगे। तो प्लीज एक नोट पैड के साथ इस पॉडकास्ट को देखिए एंड नोट डाउन योर ओन पॉइंट्स फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन एंड करियर। ये है आशीष तुलसियान सर का डेब्यू ऑन टीआरएस। एंजॉय दिस मजेदार एपिसोड। जब मैं पहली बार इनसे मिला, इन्होंने मुझे बिजनेस मेंटरिंग भी दी और मेंटरिंग भी दी। तो आई रियलाइज कि हमारे जैसे ही है। और कहते हैं कि जिन लोगों की तरह आपको बनना, उनके साथ हैंग आउट करना चाहिए। पर जब मैं इनके साथ हैंग आउट करता हूँ, सच में ऐसा लगता है कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का एक एग्जाम देने जा रहा हूँ, और एग्जाम हॉल के अंदर घुसने से पहले मैं एक सीनियर से पूछ रहा हूँ कि बताओ मैं पास कैसे करूँ। वो वाली फीलिंग आती है आपसे। और वो सीनियर बता रहा है कि मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है। कुछ ना हो पाएगा। एक्चुअली सर काफी ज्यादा हम्बल है। जिन सर्कल्स में सर घूमते हैं वहां हर कोई स्टार्टअप्स, रेजिंग मनी की बातें कर रहा होता है, प्रोडक्ट की बातें कर रहा होता है। सर बहुत चिल होके करते हैं। क्योंकि एक्चुअली अंदर से चिल है, क्योंकि इन्होंने वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट बूटस्ट्रैप बिजनेसेस ग्रो किया है, एंड दैट्स हिज पावर। पर ये कभी खुद के करियर के बारे में बात नहीं करते, इसलिए एक पॉडकास्टर बता रहा है कि ये है आशीष तुलसियान। हम प्रिटेंड करेंगे कि आप सही कह रहे हैं। we'll live with it another day। पता है, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को आज 2024 में, टीनेजर्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, यंग प्रोफेशनल्स को ऐसे टाइप के सोलो करियर्स चाहिए, बट दे डोंट नो व्हाट इट टेक्स। एंड बाय सोलो करियर आई मीन मोस्टली सोशल मीडिया करियर्स, कंटेंट क्रिएशन। कुछ लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है शार्क टैंक इंडिया देखने के बाद, पर किसी को सच पता नहीं रहता। सो आई फील दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस आर इंपॉर्टेंट। तो एट द स्टार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप करते क्या हो, वो समझाइए लोगों को शॉर्ट में। ठीक।
तो यार मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी रन करता हूँ। जी। हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब कि हम किसी एक रेस्टोरेंट ब्रांड के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है। सेम सॉफ्टवेयर दुनिया के हर रेस्टोरेंट में जाता है जो भी हमारा कस्टमर बनता है। और रेस्टोरेंट की लिए हम एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कि हमारे 18 प्रोडक्ट्स हैं जो एक साथ काम करते हैं और वो उस रेस्टोरेंट की ऑपरेशंस के उसके सभी तरह के वर्कफ्लोज के हर एरिया में ऑपरेट करते हैं। तो आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, कोई या तो वो ऑर्डर एक फ़ोन पे लेता है या टैबलेट पे लेता है, या वो एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बोलते हैं जिसको, वो एक कंप्यूटर पे लेता है। फिर वो ऑर्डर पीछे किचन में जाता है विच इज़ अ किचन मैनेजमेंट सिस्टम। देन वो पीछे उनके हेड ऑफिस में कहीं पे आलू प्याज चिकन मटन की रेसिपी होती होगी, वो उसके हिसाब से डिडक्ट होता होगा। फिर वो पीछे कहीं से वेंडर से सामान खरीदते हैं, उसकी सप्लाई चेन होती है। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर है, इंक्लूडिंग जब आप स्विगी और जोमेटो पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऑर्डर एक्सेप्टेड बाय द रेस्टोरेंट, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है योर ऑर्डर इज अंडर प्रिपरेशन। वो सब कुछ जब आप किसी और रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर हेल्प करता है कि वो आपका ऑर्डर सीधा उसकी किचन में निकलता है। बीच में से सारे मिडल मैन हटा दिए जाते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो रेस्टोरेंट चेन्स के लिए बना हुआ है। हम अभी वर्ल्ड में 22,000 रेस्टोरेंट्स के साथ काम करते हैं। 22,000 रेस्टोरेंट्स के साथ काम करते हैं 52 कंट्रीज में। कंपनी का नाम है पॉसिस्ट। अभी अभी हमने अपना नाम चेंज किया है 12 साल बाद। नाउ इट इज कॉल्ड रेस्ट्रोवर्क्स। So that's it. Restaurant industry, food service management is our life. शुरुआत हुई थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को, जनरली कॉलेज स्टूडेंट्स को, कॉलेज में रहकर ही बिजनेसेस स्टार्ट करने होते हैं, एंड 99% ऐसे बिजनेस ना फेल हो जाते हैं। आई हैव सीन दिस थ्रू आउट माई लाइफ, Correct. फ्रॉम द टाइम आई वाज इन कॉलेज अंटिल नाउ। जब हमें कॉलेजेस में बुलाया जाता है, इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, दे समटाइम्स पिच द आइडिया एंड आई नो कि अच्छा ओके मे नॉट वर्क, बट यू नेवर से दैट टू द स्टूडेंट, क्योंकि आई डोंट think spreading discouragement at that age is the right thing to do, क्योंकि तब I differ, but go on. you think you should discourage? No, but I'll nuance that. Honestly, at least I'm coming from my own perspective. Between 18 and 22 मेरे में बहुत गुस्सा था, तो अगर किसी ने मुझे थोड़ा भी discourage किया ना, I would take it personally. Obviously with age you shed it off, but maybe I'm just trying to help younger versions of myself. पर fair. आपकी कहानी बताइए, and also with respect to 2024, मान लो कि अगर आप अब 18 साल के होते, तो how would life have been? How would you have been? What would you have done? तो यार मैं ना बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। मतलब मेरे को ये पता नहीं है क्यों, इसका मेरे पास कोई कारण नहीं है, पर मैं ईयर 2000 में 10th क्लास में था और मैंने 99-2000 में 9th-10th क्लास में मैंने .com डोमेन बुक किया। और उस समय हिंदुस्तान में डोमेन बुक नहीं होता था, आप .com डायरेक्टली बुक नहीं कर सकते थे। नेटवर्क सोल्यूशंस नाम से एक कंपनी होती थी अमेरिकन, किसी एजेंट के थ्रू आपको नेटवर्क सोल्यूशंस को डॉलर्स में पेमेंट करनी होती थी, तब जाके डोमेन बुक होता था, और उस समय डोमेन बहुत महंगा था। एंड तो ईयर 2000 में मैंने बोला कि मैं yahoo.com का कंपेटर बनाऊंगा। yahoo.com वाज अ बिग थिंग, गूगल वाज नॉट देयर, ऑलमोस्ट नॉट देयर। एंड मैंने वो एक डोमेन बुक किया, मेरे डैड ने पैसे इन्वेस्ट किए मेरे जिद पे, और शायद मेरे से पीछे छुड़ाने के लिए कि भाई तू बस किसी तरह ना 10th पढ़ ले, क्या चाहिए तेरे को। मैंने बोला मेरे को डोमेन चाहिए, मेरे को वेब स्पेस चाहिए। मैंने उनके 30-32 हज़ार रुपये खर्च करवाए, विच आई फेल्ट वेरी गिल्टी अबाउट फॉर वेरी मैनी ईयर्स टिल आई स्टार्टेड मेकिंग मनी। एंड और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा अब देख, मैंने डोमेन बुक करा दिया है, वेब स्पेस बुक करा दिया है, मैं तेरी तरफ हूँ, अभी तू मेरी सुनेगा। 10th कंप्लीट करनी बहुत अच्छे से ज़रूरी है। और मैं एकेडमिक स्कोरर था, तो इनको ऐसा डर नहीं था कि फेल वेल हो जाएगा, उनको ये था कि खराब कर लेगा, मतलब डीफोकस हो जाएगा। जैसे 10th कंप्लीट करी, 11th-12th तो यार वो IIT JEE की प्रेप में आप ब्लाइंडर जोन चले जाते हो ना, मतलब वो तो उसमें आई गॉट सक्ड इनटू इट। मुझे याद ही नहीं है 11th-12th ऑलमोस्ट लाइफ की। आपको 11th-12th में IIT की कोचिंग नहीं करनी थी? करनी आई गॉट सक्ड इनटू इट, लाइक आई वाज विलिंगली इनटू इट। वो सब रेजोनेंस स्पेस, उन सारे ट्यूशंस, सब ओके। 11th-12th तो मतलब 16 घंटे पढ़ाई, कोचिंग, और अपनी इच्छा से आई वांटेड टू गेट इनटू IIT। मेरी लाइफ की बहुत बड़ी डिफीट थी जब मेरे को IIT नहीं मिला। ये आपने मुझे कभी बताया नहीं है।
यार IIT में मेरा आई गॉट अ रैंक कुछ 5400 टाइप. अच्छी रैंक होती है. अब तब कम IIT तब 7 IIT थे. 3500 सीट्स थी. 6000 तक को रैंक मिलती थी. 6000 के पीछे वाले को सिर्फ डिस्क्वालीफाइड लिखा आता था. पर सच ये है कि 4000 से 6000 की जो रैंक थी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, अनलेस कि आप बिल्कुल ही ठान लो कि जी मुझे तो IIT जाना है, चाहे मुझे माइनिंग मिले, चाहे मुझे कोई भी सब्जेक्ट ऐसा मिले जो मुझे करना नहीं है. तो 5400 पे मेरे को इनफैक्ट किसी ढंग के IIT में कोई सब्जेक्ट भी नहीं मिला. मुझे थर्ड काउंसलिंग में कोई IIT दिल्ली में MSc BSc इंटीग्रेटेड कुछ तो मिल रहा था, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड. आई बेसिकली सेड आई विल ड्रॉप इन ईयर एंड आई डू इट अगेन. मेरा दिल्ली के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में IP यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसमें उसका जो टॉप कॉलेज था वहां पे मेरी रैंक बहुत अच्छी थी. वहां हो गया था. वहां मेरे लेने की इच्छा नहीं थी एडमिशन, क्योंकि मेरे को तो IIT जाना था ना. मतलब इसमें कोई डिस्कशन थोड़ी था. वो एट एज 17 वो रहता है कि ओनली IIT. यार वो भी था. और ना एक और चक्कर था. मैं ना स्कूल में थ्रू आउट अकेडमिक स्कोरर था. नॉट दैट आई वाज ट्राइंग टू टॉप ईच टाइम. आई वाज नेचुरली कमिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ. आई वाज वन ऑफ दोज गाइज जो हरामी पूरी चल रही है, को करिकुलर फुल ऑन चल रहा है और स्टडीज बहुत बढ़िया चल रही हैं. एंड मैं कंपेटिटिव नहीं हूँ पर्सनली. आई एम नॉट कंपेटिटिव इवन टुडे. एंड ये मेरे को बाद में रियलाइज हुआ. बट मैं स्कूल में भी कंपेटिटिव नहीं था. जैसे अगर कभी किसी ने मुझे स्कूल में कह दिया कि अरे तू मेरे से आगे निकल गया, तो मैं हंस के बोल देता था कि यार तू अगली बार बता दियो, मैं एक क्वेश्चन छोड़ाऊंगा भाई, तू लोड मत ले. तो पर जब IIT JEE वाला फेज था ना, आई थिंक नेचुरली आई टुक दैट इन कि मतलब मेरा तो होएगा ही ना, मेरे को तो जाना ही है. और मैं इसको पार्शियली एरोगेंस भी बोलूंगा, पर पार्शियली इट वाज आल्सो वैलिडेटेड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बाय माय प्रोफेसर्स, बाय माय टीचर्स. सो आई वाज like really chartbusters in every coaching institute, one of the top people, always in limelight. like होता है ना वो 4-5 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हर टीचर आके कहता है तुम्हारा तो होएगा ही. तो मेरे लिए आई थिंक वो जो शॉक और डिफीट थी ना, वो ह्यूमिलिएटिंग भी थी 20%, पर 80% में शॉक था. 80% तो मतलब ऐसे था, मेरे को लगा कि अभी क्या करना है, क्योंकि ये तो इसके आगे तो प्लान ही नहीं बनाया था ना कि IIT तो होएगा ही और आगे जाएंगे. और जो दिल्ली में भी IP यूनिवर्सिटी में, आई वाज फ्रॉम भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज ऑल्सो इन पुणे. तो पुणे की एक ब्रांच दिल्ली में है विच इज एफिलिएटेड विद IP यूनिवर्सिटी. दिल्ली में वो टॉप कॉलेज था. एंड मेरे डैड ने मेरा फॉर्म भर दिया था उस कॉलेज का. मैंने टोटल 3 फॉर्म भरे थे, IIT, DCE विच इज दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एंड दिस IP यूनिवर्सिटी. दैट्स ऑल. IP यूनिवर्सिटी का पेपर की तो मैं केयर ही नहीं कर रहा था कि क्या रैंक आई है, मेरे को जाननी नहीं थी. DC और IIT में दोनों में मेरे साथ सेम चीज हुई. आई गॉट लास्ट ऑफ द लास्ट रैंक्स, जस्ट गॉट एलिजिबल, बट ऑफ कोर्स नॉट अ सब्जेक्ट, नॉट अ ग्रेट थिंग. तो मेरे लिए वो काफ़ी टफ था पहले 6 महीने कॉलेज के, क्योंकि मैं कॉलेज में गया पर मैं बहुत डिसइंचेंटेड था. मैं फीलिंग से कॉलेज नहीं किया था. मैं तो ऐसे किया था कि मैं 6 महीना चिल करूँगा, फिर 6 महीना लग के दोबारा पढ़ाई करेंगे, अगले साल ड्रॉप करेंगे. एंड क्योंकि IIT और DC दोनों में क्वालिफिकेशन तो हो ही गई है ना, तो रैंक इंप्रूव करनी है, दोबारा से सेम कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा. बट पहले 6-7 महीने में ये चिल करके दूसरे कॉलेजेस में जाके सीनियर्स से मिलके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार IIT में, DC में किसी में कोई फ़र्क ही नहीं था. मेरे कॉलेज में भी कोई फ़र्क नहीं था. सब जगह सेम गाड़ी चल रही थी, सब जगह सेम पढ़ाई चल रही थी और लैक ऑफ पढ़ाई चल रही थी. सब लोग जॉब लेना चाहते थे. सबका एंड गोल ये था कि प्लेसमेंट 4 साल बाद कैसी होगी. और मैं तो वो 10th क्लास से बनाने की कोशिश कर रहा था ना बिजनेस, तो मुझे तो जॉब लेनी ही नहीं थी. तो अब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आप तो 4 साल जॉब लेने के लिए बिताओगे, मैं किस पिलर को पकड़ के ये 4 साल बिताऊं. एंड दैट्स वेयर आई जम्प्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, वेयर आई सेड अब कुछ अपना बनाएंगे. इस स्टोरी को हल्के से पॉज करते हैं. 12th के एंड में आपको बहुत दुख फील हुआ था कि IIT नहीं मिली. करेक्ट. कट टू 2024. आप अपने एज 18 के वर्जन को किस नजरिए से देखते हो? क्योंकि आई रिमेम्बर मैंने ड्रॉप आउट किया था फ्रॉम IIT कोचिंग एट एज 16. 3 महीने में पता चल गया था ये मैंने नहीं करना है. ब्यूटीफुल. क्यों करूं इतनी पढ़ाई, क्यों करूं? आई डोंट वांट IIT. ये मुझे बताया जा रहा है कि नहीं IIT को टारगेट करो. नहीं, सो कि मेरे आसपास के सारे लोग ना बहुत हार्डकोर टारगेटिंग कर रहे थे IIT की.
एंड पर मैं चाहता था, मतलब मैं जेन्युइनली चाहता था, मेरा इंड्यूस्ड एम्बिशन नहीं था। आईआईटी एज अ ब्रांड का इंड्यूस्ड एम्बिशन हो सकता है, पर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, ये रिजॉल्व था मेरा, क्योंकि मेरे घर में सारे कॉमर्स चैंपियन है, मेरे घर में मैं अकेला इंजीनियर हूं, तो मेरे यहाँ पे कोई इंड्यूस्ड एम्बिशन नहीं था। आईआईटी का तो ऑफ कोर्स हो सकता है बिकॉज टॉप कॉलेज है, राइट, बट मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी, तो मैं 11th-12th में पढ़ाई करते वक्त दुखी नहीं था, पर हाँ रिजल्ट से बेहद दुखी था। मुझे बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील हुआ, बट इन गेटिंग इनटू माय ओन नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज, आई एम श्योर यू वुड हैव आल्सो गॉन थ्रू वर्जन कि अगर आप आईआईटी में आपको एडमिशन नहीं मिली है तो थोड़ी सी वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होती है, और कुछ लोग उस कॉम्प्लेक्स को बहुत पर्सनली ले लेते हैं, देन दे स्टार्ट हैविंग फन इन इंजीनियरिंग कॉलेज, थर्ड ईयर में पीने लगते हैं यूजुअली और उस अल्कोहल एंड पार्टीज एंड फ्रेंडशिप के चक्कर में दे लेट गो ऑफ दैट आईआईटी मेमोरी, दैट आईआईटी कॉम्प्लेक्स। मेरे केस में ना वो फसाड टूट गया, तो मेरे को वो इन्फीरियरिटी फील हुई पहले 3 महीना, बट जब मैं वो कॉलेजेस में जाने लगा, जब मैं आईआईटी के अपने दोस्तों के हॉस्टल्स में जाके एक हफ्ता बिताने लगा कॉलेज कॉम्पिटिशन्स फेस्ट के समय, वो फसाड टूट गया मेरा बहुत तेज। तो मैंने एक्चुअली जब 6-7 महीने 8 महीने बाद ये डिसाइड किया कि आई एम नॉट ड्रॉपिंग द ईयर, आई वाज सुपर रिजॉल्व। मेरे को ना कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था उसके बाद, ना मुझे कोई आईआईटी की चाह बची थी, कुछ नहीं बचा था, क्योंकि मेरा वो फसाड बिल्कुल टूट गया था। मेरे को ये समझ आ गया था कि यार आईआईटी में बहुत सारे स्मार्ट लोग जो क्वालिफाइड हैं बिकॉज ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, वो एक साथ हैं, वो एक साथ मचा रहे हैं। और मुझे ये भी समझ आ गया था कि यार आईआईटी दिल्ली वाले के दोस्त सिर्फ आईआईटी दिल्ली में है, आईआईटी कानपुर वाले के कानपुर में है, डीसी वाले के डीसी में है, मेरे सब जगह थे। तो मेरी दोस्ती तो अपने बैच के उस समय के सारे आईआईटी सारे एनआईटीज में थी, तो आई हैड अ ग्रेट नेटवर्क, और मेरे को सेम वैल्यू मिल रही थी क्योंकि मैं सबसे बात कर रहा था, मैं सबके साथ कुछ ना कुछ मचाने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे लिए ना वो आई थिंक वो गैप फिल हो गया। बट यू आर आस्किंग कि हाउ डू आई लुक एट द 18-year-old टुडे, कहते हैं उसे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बहुत पर्सनली ले लेते हैं। यार मैं तो, ये बहुत क्लीशेड आंसर है, बट मैं इसको थोड़ा, एक तो ये वाला आंसर है ही कि लाइफ विल बी फाइन एंड डोंट वरी अबाउट इट, बट मैं इसको थोड़ा और ये बोल सकता हूँ कि यार मैंने एक चीज़ तो सीखी है दूसरों को ऑब्जर्व करके और खुद को भी देख के इतने सालों में। अगर आप एक टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन में मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम करके क्लियर करके घुस गए हो किसी भी डिसिप्लिन के, तो आपकी जिंदगी में एक चीज बहुत आसान होने वाली है। वो क्या? कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज चल के आएंगी, और आप अगर सीधे भी खड़े रहे तो सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज विल हिट यू बिकॉज यू आर एट द राइट प्लेस। पर अगर आपका सपोज वो एंट्रेंस खराब गया है, क्योंकि वो 3 घंटे का एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा ना यार। आप इंटेलिजेंट थे पर वो 3 घंटे में उस दिन खारिश हो रही थी, अभी क्या करे आदमी, वो दिन नहीं चला दिमाग उस दिन। तो उसका फिर दूसरा मतलब ये है कि अगर आप किसी लोअर कॉलेज में हो, Tier 2, Tier 3, Tier 4 कॉलेज में हो, तो यार प्लीज मेहनत ना डबल करनी पड़ेगी। सेम अपॉर्चुनिटीज विल नॉट हिट यू ऑन देयर ओन, खुद नहीं आएंगी आपके पास, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेंगी। आपको मेहनत करके उन स्पॉट्स पे जाना पड़ेगा जहां वो अपॉर्चुनिटीज आपको हिट करें, लग जाएगा। और ये एडवाइस मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 2007 से 2017 शायद मैं 10 साल अपने जूनियर्स को एडवाइस दे रहा था कि अरे चिल कर, डोंट वरी, नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, लाइफ इज गुड। पर उस 10 साल में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग ऑब्जर्व किए जिनका आईआईटी नहीं हुआ, पर उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के 4-5 साल में वो नहीं किया जो मैं कर रहा था। उन्होंने कोई हासिल नहीं करी, वो कहीं निकले नहीं, वो अपने कॉलेज के अंदर ही बैठे रहे, 4 साल किसी तरह सांस लेते रहे, फूका पिया, पर सिर्फ सरवाइव किया। और उनकी लाइफ एक्चुअली उतनी अच्छी नहीं थी। एंड दैट्स, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं एडवाइस तो ये दे रहा हूं कि कोई बात नहीं, पर मेरे को शायद ये भी बताना पड़ेगा कि कोई बात नहीं अगर तू मेहनत करता रहेगा या रहेगी, पर अगर मेहनत नहीं करी है उसके बाद तो वो छोटा कॉलेज ले डूबेगा भाई। ये भी एक एब्सोल्यूट सच है, इसकी कोई भरपाई नहीं है। इसकी मैथमेटिसाइज्ड वर्जन फॉर मी ये है कि आपको 5 या 6 साल खुद के लाइफ के सेग्रीगेट करने होंगे फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। अगर आपको सक्सेस एक्चुअली देखना है तो 6 साल सेग्रीगेट कर दो जहां आपको बहुत ज्यादा घिसाई करनी होगी। 100%। देन यू रीच दैट पॉइंट ऑफ अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटी। 100%। एंड आई थिंक उसके बाद भी ना वो घिसाई बंद नहीं होती, 5-6 साल बाद आपको घिसाई की आदत पड़ जाती है। हाँ। तो फिर गाड़ी चलती रहती है, फिर आप खाली बैठ नहीं सकते ना, मैं खाली बैठ ही नहीं सकता। मेरे को पता है तू खाली बैठेगा ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है, मतलब जो मर्जी हो जाए।
You will figure out something. Yeah. You start enjoying the ghizai also. No? That is the only way of ghizai. मेरे से परसों बॉम्बे में एक एंटरप्रेन्योर कपल मिला. उन्होंने ऐसे मुझसे पूछा, आप और साक्षी हॉलीडे कब लेते हो? मैंने बोला रोज शाम को. तो उन्होंने बोला कि नहीं हॉलीडे पे तो कहीं जाते होगे. मैंने बोला यार मतलब हॉलीडे पे जाते हैं पर ऐसी कोई सीकिंग हॉलीडे प्रॉब्लम नहीं है. तो उसने बोला यार हम तो ले ही नहीं पाते. तो मैंने उसको एक्चुअली जवाब दिया. मैंने बोला अगर लेने की इच्छा है तो ले लो. मेरे हिसाब से तो अगर आप अपने काम में लगे हुए हो तो ये इच्छा ही नहीं होनी चाहिए कि हॉलीडे चाहिए. और जिस मोमेंट आपका ब्रेक है और आपको लगे कि नहीं यार गेटिंग टू मच, आई नीड अ ब्रेक, तो ले लो फिर. मतलब सफर कर अपने ही काम में, क्रिएशन में सफर करने की कोई जरूरत नहीं है. क्रिएशन की पेन अपने आप में काफी बड़ी इंटरेस्टिंग पेन है. उसके ऊपर एक और सफरिंग डालनी कि मैं 24 घंटा एक जगह बैठा रहूंगा, मैं घिसता रहूंगा, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. मुझे एक्चुअली आपसे लाइफ के बारे में बात करनी है, पर फिर भी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्टोरी झट से बस बिजनेस के बारे में बता दीजिए कि कॉलेज में रहकर सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कैसे किया आपने? यार कॉलेज में रहकर सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट नहीं किया. मेरे को ऐसा लगता है कि, और ये मेरे साथ हुआ है, कॉलेज ना बहुत ही अमेजिंग जीरो पीरियड है लाइफ का. इस पीरियड में कोई नहीं पूछ रहा आप क्या कर रहे हो. रिश्तेदार, दोस्त यार, पड़ोसी, इनफैक्ट पेरेंट्स एट अ पॉइंट, नोबडी इज बॉदर्ड. आपके 3 साल का या 4 साल का जो कोर्स है इसके अंदर आप बिल्कुल चिल है. अगर आप पत्ता हिलाएंगे तो लोग वाह वाह करेंगे और नहीं हिला पाए तो nobody cares. It's a beautiful period. It should not be wasted. आपको फ्री टाइम मिला है लाइफ का, पेड, जिसमें आपके पेरेंट्स पे करके पूरी तरह से खुश और सेटिस्फाइड है. आई स्टार्टेड टॉइंग विद डिफरेंट आइडियाज. मैं सेकेंड ईयर में ही कॉलेज में मैंने कुछ करना शुरू किया. और मेरा पॉइंट ये था कि अगर हम कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे कुछ पैसे कमा सकते हैं तो फिर मल्टीप्लाई करने के बारे में फिगर आउट करेंगे. अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर के 10,000 रुपये मुझे दे दोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि जो मैं बनाता हूं उसकी कोई वैल्यू है. फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 करोड़ तक. दिस वाज द स्टूपिड बट नाइस ऑप्टिमिस्टिक आइडिया. यही हुआ. ये एग्जैक्टली यही हुआ. हमने सॉफ्टवेयर बनाया, किसी ने खरीदा, हमारा यूरेका मोमेंट हो गया. हमने बोला कि दिस शिट वर्क्स, दिस हैज लेग्स. एज अ 22 ईयर ओल्ड आई वाज मेकिंग इनफ मनी. तो एज 22 पे आपकी खुद की सैलरी कितनी थी? Age 22 means 2007. हाँ यार, I was taking home 35-40 lakhs a year. Age 22. हाँ. पर मंथ कितना होता है? 3-3.5 लाख रुपए. It was too much money for that age, and I have a feeling of that money. In fact, I can tell you, मुझे आज के पैसे की उतनी वैल्यू नहीं पता at a personal level. मतलब कि कैसे बताऊं, जैसे आज जो मेरे बैंक में पैसे हैं वो मैं सारे नहीं खर्च देता ना. वो वाले 3.5 लाख में सारे खर्च देता था. तो द फीलिंग जो मुझे उस पैसे की याद है, जो मुझे उस पैसे का एहसास है, वो मुझे आज के पैसे का एहसास नहीं है. You know what I mean? हाँ, मतलब the 3 lakhs was more valuable for you than way more whatever was happening. Yeah, way more. मतलब मैं तो मैंने अपने किसी कॉलेज के दोस्त को कभी बिल नहीं पे करने दिया. और वैसी वाली मतलब यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर कंटेंट एंड आप ये भी फील कर पा रहे हो कि ये पैसा मैं बना रहा हूं. एक्चुअली सही मायनों में फीलिंग ये नहीं थी कि मेरे को सडनली पैसा मिल गया था. सही मायनों की फीलिंग ये थी कि मुझे समझ आ गया था कि मैं पैसा बना सकता हूं. और वो जो फीलिंग थी ना कि अपनी भगवान है, वो बहुत बढ़िया थी. MBA किया? पागल हूं मैं. देख भाई, ग्रेजुएशन की गलती सबको माफ है, पोस्ट ग्रेजुएशन की गलती किसी को माफ नहीं है. एक बार किया माना, दूसरी बार किया आई हैव नो सिंपैथी फॉर यू. पर आपके एज के सारे लोग ना, मोस्टली हर किसी ने या तो MBA किया है या तो MBA की बहुत वैल्यू करता है. I don't know, like I've seen this with early 80s born people. भाई पता नहीं तू किन से मिल रहा है. Change your company. यार नहीं, मेरे को लगता है MBA, देख MBA वाले अगर कोई छिड़ गए ये सुनकर तो इसका मतलब है उनकी इनसिक्योरिटीज आर फ्लाइंग हाई. तो अगर आप में से किसी को भी ये कमेंट सुनकर गुस्सा आए, बुरा लगे, तो अंदर से सोचो कि क्यों बुरा लग रहा है, क्या कारण है, क्या कमी रह गई है जिंदगी में.
यार MBA बेसिकली ना केस स्टडी और कंसल्टिंग कंपनीज की फैक्ट्री है। वो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाते, वो आपको बिजनेस बनाना या चलाना नहीं सिखाते, वो आपको केस स्टडीज पढ़ाते हैं, वो आपको बोलना सिखाते हैं, वो आपकी थोड़ी सी फेक ग्रूमिंग कर सकते हैं, पॉस्चरिंग सिखाते हैं। क्या वो नीडेड है लाइफ में? हाँ, पर उसके लिए MBA जाने की जरूरत नहीं थी। असली बिजनेस आप प्रैक्टिस से सीखते हो, असली काम, असली स्किल आप ट्रेड में ही सीखते हो, चाहे आप जो मर्जी हो, चाहे आप जॉब में नीचे से शुरू कर रहे हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप में नोशनली ऊपर से शुरू कर रहे हो, बट एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप और भी नीचे से शुरू होती है ना। जॉब में तो फिर भी कोई बताने वाला होता है क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में तो आप एक्चुअली जमीन के नीचे चल रहे हो, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना है। MBA टू मी इज क्वाइट अ वेस्ट जनरली। आई शुड ऑल्सो टेल यू कि मैंने ऐसे केसेस जरूर देखे हैं जिसमें कोई आदमी Tier 2, Tier 3, Tier 4 टाउन से था, छोटी जगह पे ग्रेजुएशन हो गई और शहर में आया, बड़े मेट्रो सिटी में आया, और मेट्रो सिटी में आकर उनके लिए MBA उनका फिनिशिंग स्कूल हो गया। मैं वो सारे केसेस को एक्नॉलेज जरूर करता हूं, पर MBA एज अ डिग्री, MBA एज एकेडमिक्स, MBA एज अ नीड, सुपर वेस्टफुल। बीटेक की डिग्री और बीटेक कॉलेजेस चोर हैं, MBA कॉलेजेस डकैत हैं। बीटेक में आपको बेचा गया है एक छोटा आइडिया कि ग्रेजुएशन बीटेक में कर लोगे तो लाइफ सेट है। MBA में तो आपको पैकेज का नंबर भी बेचा गया, विच इज अ स्कैम, विच इज, आई मीन, आई फील वेरी वेरी बैड, बिकॉज मैं बहुत सारे ऐसे ब्राइट कैंडिडेट्स से मिलता हूं इंटरव्यूज में जो एक्चुअली अच्छे लोग हैं, दे आर स्मार्ट, दे आर हाई IQ, पर उनका एक्सपोजर और उनकी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है। ये उनको भी पता है, पर उनके कॉलेज ने उनको बोला है कि 20 लाख का पैकेज लगेगा या 40 लाख का पैकेज लगेगा। कैसे? आपको आइडिया ही नहीं है कि वो पैसा रिटर्न कैसे करना है। तो MBA में मेरा एक किस्सा बताता हूं। मैंने एक बार मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा था, फ्रेशर कैंडिडेट जिसने बीटेक कंप्लीट करी और बीटेक के इमीडिएटली बाद MBA कर ली। तो बेसिकली 0 वर्क एक्स इन लाइफ सो फार, सीधा फ्रेश आउट ऑफ MBA। ही क्रॉस्ड कपल ऑफ राउंड्स थ्रू आवर इंटरव्यूज। मेरे साथ फाइनल राउंड चल रहा है, तो मैंने उससे बोला कि आपने यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेशंस 28 लाख लिखी है, क्यों? तो उसने मुझे ऐसे दिखा, आई सेड ओके, 48 लाख क्यों नहीं? तो उसने सर ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आई सेड और 28 लाख कम है। तो ही सेड नहीं। तो आई सेड एक्सप्लेन व्हाई 28, व्हाई दिस फिगर? उसने मुझे बोला मार्केट रेट है। मैंने बोला आप भिंडी हो, मार्केट रेट तो भिंडी का होता है, आप तो इंसान हो ना, इंसान का मार्केट रेट थोड़ी होता है। इंसान जैसी बात करनी पड़ेगी ना हमें। तू बोल 28 लाख इसलिए बिकॉज आपके जॉब रोल में मैं 1 करोड़ का रिटर्न दूंगा, राइट? या इस जॉब रोल में मुझे लगता है कि आप मुझसे जो काम लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, उसमें 60 लाख रुपए की वर्थ है, एंड आई एम आस्किंग फॉर अ कमेंसरेट सैलरी। आई सेड इन दैट केस तो तू 48 ले ले। अगर मेरे 28 देने से तेरी वैल्यू निकलती है तो मुझे तो तेरे को 48 देना चाहिए, फिर तो और वैल्यू निकलेगी। प्रॉब्लम ये है, उसने फिर मेरे को सेकंड आंसर दिया इम्प्रोवाइज्ड। उसने बोला कि नहीं सर, बट स्टूडेंट लोन है और दिल्ली में रहने के खर्चे हैं। आई सेड फेयर पॉइंट, अग्रीड। एंड दैट्स वेयर द स्कैम इज। कॉलेज ने आपको एक लार्ज फीस लेके 28 लाख के पैकेज का एक टारगेट बेच दिया है। अब आप उस टारगेट को निभाने के लिए मार्केट में फिर रहे हैं, एंड इवेंचुअली क्या होगा, ये उस कैंडिडेट को ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब नहीं दी तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब उसको मिलेगी, गारंटीड मिलेगी, पर कहाँ मिलेगी? किसी गलत जगह मिलेगी, किसी ऐसी कंपनी में मिलेगी जहां पे वो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये काम नहीं चूज कर रहा, अब ये करियर नहीं चूज कर रहा, अब ये 28 लाख चूज कर रहा है। और मैं इसकी मजबूरी से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, वो स्टूडेंट लोन और वो सबसे मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, पर मार्केट रेट में मेरे को प्रॉब्लम है। इंसानों का मार्केट रेट नहीं होना चाहिए, इंसानों की वैल्यू होनी चाहिए, जो वो डिलीवर करें और उसकी कमेंसरेट वैल्यू वो ले ले। जॉब का आइडिया और लाइफ सेट का आइडिया बेचा जा रहा है ना, वो प्रॉब्लम है। ये होती है प्रैक्टिकल करियर कोचिंग। हमें एक्चुअली एक प्रैक्टिकल करियर कोचिंग के जोन में जाना चाहिए। ये ऐसा कंटेंट ना इंटरनेट से मिसिंग है, एंड दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट आई विश आई हैड इन कॉलेज। 12th स्टैंडर्ड के बाद लाइफ में क्या करना चाहिए, हमारे देश में एक 2024 या 2025 कॉन्टेक्स्ट से कोई नहीं बताता। तो
यहाँ जाते हैं कॉन्वर्सेशन में. बिल्कुल. इफ यू आर 18 years old नाउ इन 2024, मतलब यू बॉर्न इन 2006, हम्म. तो जो लोग यार 2006 वाले 18 के हो गए हैं. हाँ उनके पेरेंट्स would have been what, say 30, so 1976 born. 1976 और 1970s में जो लोग born हुए थे, I feel now the world has completely changed as compared to the time they were young in the 70s. Correct. उनके बच्चों को 80s born और 90s born लोगों की बातें सुननी चाहिए, according to me. That's always been my theory. And also, मतलब in 10 years I won't ask you that question because it doesn't fit my mathematics. Is my mathematical formula kind of correct? Yeah. I say it like this कि वो 80s और 90s वाले जो हैं उनके पास अगले 5-6 साल एक बहुत ही यूनिक एडवांटेज है. वो ये है कि 80s और 90s बॉर्न वाले से आज की डेट में आप ये सुन सकते हैं कि पहले क्या होता था, हमारे समय क्या होता था, आज क्या हो रहा है, एंड थोड़ा सा प्रेडिक्शन कि आगे क्या होगा. 60s और 70s वाले से आप सिर्फ ये सुन सकते हैं कि पहले क्या होता था. आप आज और कल की, आने वाले कल की बात उससे नहीं सुनना चाहते. और जो आज 2006 वाला है उससे आप सिर्फ आज की बात सुन सकते हैं, ना आप पीछे की उससे सुनना चाहते हो, ना आप उसकी प्रेडिक्शन पे वैल्यू करना चाहते हो. तो 80s 90s वाले जो लोग हैं वो इस समय काफी वैल्यूएबल हैं अगले 5-6 साल. एडवाइस टू टीनेजर्स नाउ, जो लोग अभी 12th में हैं या जो लोग अभी टीनेजर्स हैं जनरली, क्या सोचना चाहिए करियर के बारे में, अदर देन द फैक्ट दैट हाँ स्किल्स नीड टू बी अपग्रेडेड, लाइक ऑल दी दैट. यार मेरे हिसाब से इनफैक्ट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सपैंड भी करता हूँ. तूने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा था कि अगर आज का 18 ईयर ओल्ड था मैं आज, तो आज मैं क्या कर रहा होता. मैं ये बता सकता हूँ कि यार वर्ल्ड इज मच मोर ओपन. जब मैं 2004, 5, 6, 7 ये 4 साल थे मेरे कॉलेज के, मैं इन 4 सालों में जब एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई कर रहा था तो मैं एरा डिफाइन करता हूं जिससे कि आप ये भी समझ सको कि आज क्या डिफरेंस है. सो जो लोग बोलते हैं कि यार आज के बच्चों के लिए बहुत आसान है, हमारा तो बहुत डिफिकल्ट था, चाहे वो हमसे पिछले वाले ऐसा बोले, चाहे हम ऐसा बोले, गलत है. आई थिंक वर्ल्ड कभी भी आसान नहीं था किसी भी जनरेशन के लिए, किसी भी मोमेंट. Opportunities and ease also brings a lot of competition and fight करना पड़ता है आपको. वर्ल्ड डिफरेंट कैसे है? मैं 2004 से 2007 के बीच में जब अपना बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, रणवीर, मैं बता सकता हूं कि स्टार्टअप्स कूल नहीं थे, स्टार्टअप्स ही नहीं होते थे एज अ वर्ड, एज अ कॉइंड वर्ड. एक्सेप्टेंस ऑफ स्टार्टिंग योर बिजनेस नहीं थी. अगर किसी हेवीली एड्यूकेटेड प्रोफेशनल को आप ये बताओ कि मैं कॉलेज से अभी निकला हूं और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो आपको ऐसी नजर से देखता था कि अच्छा नौकरी नहीं लगी क्या, प्लेसमेंट नहीं हुई. मेरे साथ लेजिट ऐसा हुआ है जिसमें किसी अननोन आदमी ने मेरे को ऐसा बोला है कि ओ बेटा क्या कर रहे हो. मैंने बोला अंकल मैं अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहा हूँ. उन्होंने बोला ओके, प्लेसमेंट नहीं हुई. एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस इज अमेजिंग. थैंकफुली आई वॉज डूइंग वेल इन लाइफ, तो मैंने पर्सनली नहीं लिया. पर मुझे उस मोमेंट ये एहसास भी हुआ कि अगर मैं अभी अच्छा नहीं कर रहा होता तो मैं तो मर जाता इसकी बात सुनकर, क्योंकि मुझे एकदम से लगता कि क्या बेइज्जती हो रही है मेरी. एनीवे, टुडे ऑल ऑफ दिस इज कूल. उस समय मुझे इस बात का एक्चुअल लेजिट डर रहता था कि अगर किसी को पता लग गया कि मैं कॉलेज में हूं तो वो मेरे साथ डील नहीं करेगा. एंड मैं उसके लिए क्या करता था मालूम? मैं टेलीकॉम सेक्टर में था. आज की डेट में मैं कैसे ड्रेस करता हूं? टी शर्ट, जीन्स. मैं उस समय ड्रेस करता था शर्ट्स, क्रिस्प, कफलिंग्स, ग्रेट वॉच, लेदर शाइनी शूज, जैकेट. आई वॉज ऑलवेज प्रिम, प्रॉपर, परफेक्ट, ग्रूम्ड. क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि मैं एज नहीं छुपा सकता, पर मैं बहुत सारे और ऑर्नामेंटल डिटेल्स बना सकता हूं कि इसको ये तो लगेगा कि मैं यंग हूं, पर इसको ये नहीं लगना चाहिए मैं कॉलेज में, क्योंकि इसको पता लग गया तो फट जाएगा. एंड आज की डेट में ये सब कूल है. आज की डेट में सब चिल है. इनफैक्ट अगर आप यंग हो और आप आज बाहर जाके किसी से भी कुछ भी बात करो कि मैं अपना स्टार्टअप कर रहा हूं, दिस एंड दैट, एवरीबडी इज वेरी एक्सेप्टिंग. दे कैन जज यू इन देयर ओन हेड, बट जजमेंट ये नहीं है कि आपके साथ काम नहीं करना. तो मेरी एडवाइस आज की डेट में किसी भी टीनेजर को ये है कि यार
find work for someone in any capacity that you can find. आप skills भी बनाओ, पढ़ाई भी करो, कॉलेज भी जाओ, गन फॉर अ गुड कॉलेज, सब कुछ ठीक है, पर साथ के साथ आई थिंक हर टीनेजर को पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए आज की डेट में. अगर आप 14 साल से ऊपर के हो और आपकी कोई भी स्किल, वो कंटेंट राइटिंग हो सकती है, वो प्रोग्रामिंग हो सकती है, वो डिज़ाइनिंग हो सकती है, वो रील बनाना हो सकता है, सोशल मीडिया एडिटिंग हो सकती है, रिसर्च हो सकती है, एनीथिंग, आपको पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए. चाहे आप दिन के 2 घंटे करो, चाहे आप 4 घंटे करो. अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, एवरीबडी हु इज इन कॉलेज टुडे, प्लीज समर्स में इंटर्नशिप नहीं करो, इंटर्नशिप करो पूरा साल. हॉस्टल में हो तो हॉस्टल में बैठ के काम करो, घर पे हो तो घर पे बैठ के काम करो. दुनिया भर में इतने स्टार्टअप्स हैं, इतनी कंपनीज हैं, टेक भी है, D2C भी है, हर चीज़ है. जाओ एंटरप्रेन्योर से मिलो, उनको लिखो और उनको बोलो कि मैं आपके लिए फ्री में काम करने को तैयार हूँ. और काम ऐसे मत मांगो कि मैं आपकी किस्मत चमका दूंगा, ये मत करो. बी हम्बल अबाउट इट. बोलो यार मैं सीखना चाहता हूँ, आप स्टाइपेंड दोगे तो भी ठीक, नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं है. पर अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अगर आप पार्ट टाइम इंटर्नशिप करते हैं, ये शॉर्टेस्ट वे है 3 चीज़ें करने का. पहला, अगर आपकी कोई आइडेंटिफाइड स्किल है कि मुझे डिजाइनिंग में मजा आता है, तो ये स्किल बेहतर हो जाएगी. दूसरा, आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, विच इज अ बिगर प्रॉब्लम, विच इज फेयर ना. ये 0 टाइम है, एक्सपेरिमेंट कर. हो सकता है मालूम चले कि यार यू आर नॉट बिल्ट फॉर दैट. हो सकता है तेरे को लगे कि रोमांटिक आइडिया था कि मुझे मार्केटिंग करनी है, बिल्कुल बकवास काम है, मैं आई डोंट लाइक इट, राइट, पर वो करने पे मालूम चलेगा. एंड तीसरा, आपको असलियत में एक कटु सत्य मालूम होगा जब आप अपने से, अगर आज आप इंटर्नशिप, अगर आप 18 साल के हो और आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो, तो जो वहां लोग फुल टाइम जॉब कर रहे हैं वो 22 साल से 30 साल के मिलेंगे आपको जनरली, राइट. आपको एहसास होगा कि उनको भी कुछ नहीं आता. आपको रियलाइज होगा कि ओ शिट, ये 24 साल वाला और मैं 18 वाला, वी आर फिगरिंग आउट द सेम शिट. हम सेम चल रहे हैं एकदम, राइट. दैट विल गिव यू 1 a lot of confidence. 2, it will also put things in perspective. आप 24 साल वाले की लेवल की लर्निंग आज कर रहे हो, आप अपने पीयर्स से 6 साल आगे निकल जाओगे एक्सपीरियंस में इमीडिएटली. सो दैट्स माई ओनली सबमिशन फॉर द करियर एडवाइस फॉर एन 18-year-old. मैं थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ कहना चाहूँगा. आई फील कि कॉलेज डेफिनेटली कंप्लीट करना चाहिए हर किसी को, पर एक ऐसा कॉलेज चूज करो आज के ज़माने में जहाँ या तो एकदम प्रैक्टिकल कोचिंग मिल रही है या तो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट बहुत कम है. करेक्ट. इफ यू चूज अ कॉलेज जहाँ अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन योर इंटर्नशिप. यार देखो, वो भी एक बात बताऊं. हाँ. उसमें यू आर बैंग ऑन, आई 100% एग्री विद यू. बट उसमें मेरे कॉलेज में अटेंडेंस की बहुत प्रॉब्लम थी. हमारे यहाँ रनिंग जोक ये था कि अगर कुत्ता भी गलती से घुस गया ना आज कॉलेज में, तो 2 क्लास अटेंड करके जाएगा. वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड. बट फिर उसका तरीका ये है कि अब आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो जुगाड़ ढूंढो यार. करो पियोन से दोस्ती. फिगर आउट करो कि रजिस्टर कहाँ है, किसकी मोटिवेशन है जो आपकी मोटिवेशन से अलाइन हो सकती है. क्योंकि भारत का प्रोफेशनल वर्ल्ड ऐसे ही चलता है. बॉस देखो, अगर आप जिंदगी में ना सुन रहे हो और आप ना को लेके आ जाते हो, तो ये बेवकूफ़ी भी है और ये लग्जरी भी है ना. अगर कोई आदमी मेरे को बोलता है ना कि उसने मना कर दिया सर, फिर हमने नहीं किया, तो बोलता है तू बड़ा आदमी है यार, तेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. यू हैव टू बी रियली प्रिविलेज्ड फॉर दैट. मेरे को तो ऐसी प्रिविलेज कभी एहसास ही नहीं हुई. मुझे तो हर समय जीने मरने का सवाल लगता है. अगर मुझे कुछ करना है तो आई नीड टू फिगर माई वे आउट. होगा या नहीं होगा नॉन नेगोशिएबल है. कैसे होगा फिगर आउट करेंगे, जैसे मर्जी लगे रहेंगे. पर नहीं होगा तो कैसे हो सकता है ये? मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ही नहीं हो, ये लिस्ट में ही नहीं हो सकता. ये वन ऑफ द आंसर्स है जिसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं था. सबसे बड़ी गलती ये होगी कि इफ यू टेक एन एडमिशन इन अ कॉलेज विद लो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद आप चिल करने गए तो दैट्स अ फन लाइफ. पर आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज इट माइट पुट यू एट अ डिसएडवांटेज, क्योंकि
दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है। एक पर्सनल स्टोरी बताऊं? श्योर। मैं और ये बात आज भी होती होगी, आई थिंक ये आई एम श्योर ये सदियों से चल रहा होगा, वेर एक फीलिंग है कॉलेज की जो बड़े लोग भी बोलते हैं, विच इज वेरी स्टूपिड, कि कॉलेज के दिन वापस नहीं आते, कॉलेज में जो करना है कर लो, जितनी मस्ती मारनी है कॉलेज में मार लो, बाद में तो जिंदगी में खराबी होना है, समथिंग लाइक दैट, राइट? I never understood that sentiment while I was in college. And I can tell you one anecdote. मैं कॉलेज में, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर से ही आई स्टार्ट माई कंपनी, तो ऐसा थोड़ी मैं कॉलेज नहीं जाता था साक्षी से मिलने जाता था, थोड़ा चिल करने जाता था, कभी कभी क्लासेस भी अटेंड करता था, पर मुझे याद है कि आउट ऑफ पार्शली जेलस, जेन्युइन एनवी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैड जेलस, राइट? एक पीयर्स में एक जेन्युइन एनवी होती है जब आप कुछ अलग कर रहे होते हो, है ना? तो जबकि मेरे आसपास लोग ऐसे कोई खराब नहीं थे, पर एक जनरल एनवी आपको दिखती है कभी कभी कुछ लोगों में, जो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या कर रहा है ये, और उनको दिख रहा होता था कि मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, कभी कॉलेज नहीं आ रहा हूँ, 5 दिन नहीं आ रहा हूँ, फिर 2 दिन आ रहा हूँ, फिर फाइल बना रहा हूँ, भाग रहा हूँ। ये मुझे याद है कि किसी ने एक दिन मुझे बोला कि यार ब्रो तू क्या कर रहा है, मतलब ये काम तो पूरी जिंदगी करना है, तू कहाँ लग गया है? हम लोग आज रात को क्रिकेट खेल रहे थे, रात को हम पार्टी कर रहे थे, तू किसी में भी नहीं था। एंड आई सेड हाँ, मतलब मैं समझ रहा हूँ यार, आई मिस्ड इट। ही सेड नहीं, कॉलेज के दिन वापस नहीं आएंगे यार, बाद में तो सबको मेहनत करनी ही है, ये चिल का टाइम है। एंड आई कैन टेल यू, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई उसको बहुत हीरोइक स्टेटमेंट मारी, पर मैं अपना एहसास बता सकता हूँ। मैं उस समय मन में सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि चिल तो पूरी जिंदगी करना है ना, उल्टा नहीं है। मेहनत अभी करनी है और चिल तो पूरी जिंदगी होगा। एंड आई वाज जेन्युइनली कंफ्यूज्ड अबाउट इट, आई वाज नॉट माचो अबाउट इट, सो आई डिडंट टेल हिम कि नहीं देखना, तुम एक दिन मर रहे होगे और मैं खुश रहेंगे। बट आई फेल्ट इट वेरी स्ट्रांगली कि यार आई डोंट थिंक सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई थिंक ये टाइम है घिसाने का एंड बाद में चिल है। और मैं ये बता सकता हूँ यार कि जिंदगी में हुआ तो यही है। वो लोग क्या कर रहे हैं या वो कितना घिस रहे हैं नहीं घिस रहे, ये मेरा कमेंट नहीं है, पर मैं बता सकता हूं कि ईयर ऑन ईयर लाइफ हैज बीन बेटर एंड बेटर एंड बेटर, बिकॉज जिंदगी की अर्ली मेहनत के कंपाउंडिंग इफेक्ट्स आज मिले हैं, और इसी वजह से शायद आज मैं और मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये एफर्ट्स कंपाउंड करते रहेंगे एंड लाइफ इज गोइंग टू गेट बेटर, ईजियर, नाइसर, मोर फुलफिलिंग। डजंट मीन कि मेहनत कम करने की जरूरत है, फुलफिलमेंट ज्यादा चाहिए। जितने सक्सेसेस आज मिलते हैं ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, सारों ने एटलीस्ट 22 to 25 के एज ब्रैकेट में बहुत मेहनत करी होती है। हाँ, और यार कुछ लोगों की मेहनत ना बहुत पीछे से भी चल रही होती है, आपको दिखाई नहीं देती। जैसे कोई बच्चा 8 साल की उम्र से गिटार बजा रहा है, अब आपको लग रहा है कि वो 22 साल में क्या खतरनाक आर्टिस्ट है, पर फैक्ट ये है कि वो 8 साल से बजा रहा है यार वो। अब आप उसकी 8 से 20, ये 12 साल की कंपाउंडिंग कैसे बीट करोगे? कोई तरीका नहीं है उसको बीट करने का। पर इसका एक सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको 20 में होश आया है तो 32 तक हो जाएगा ठीक। पर अब आपको 12 से 32, 20 से 32 की जर्नी करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपको 20 में होश आया, वो 8 साल से बजा रहा था, पर अब आपको 22 में चाहिए कि आप उससे कॉम्पीट कर सको एकदम सेम टर्फ पे, वरना आप क्विट कर दोगे। ये कैसी बेवकूफ वाली जिद है? मतलब तेरे को बजाना है गिटार, बजा कर। अगर आज मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो अपने 40s में हैं और वो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंड दे लाइक कि यार अब तो समय निकल गया, तो आई एम लाइक कि मैं तेरे को मोटिवेट नहीं करूंगा कि तू स्टार्टअप कर, तू जो कर रहा है कर, अगर तू खुश है तो बहुत बढ़िया है। बट अगर तू मेरे को टाइम निकल गया की बात कर रहा है, तो फैक्ट ये है कि अभी भी तू काम कर रहा है, उस जॉब में भी जो भी तेरा नेक्स्ट करियर प्रोग्रेशन है, उसका तेरे को ऑलरेडी पता है ना। 5 साल में ये प्रमोशन होगा, अगले 5 साल में ये होगा। बिजनेस भी ऐसे ही है। अगर तू आज बिजनेस शुरू कर रहा है, हैव अ रोड मैप ऑफ नेक्स्ट 10 years एंड बी एट इट, फिगर आउट योर राशन कि पैसा कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, घर कैसे चलेगा, ऑल ऑफ दैट्स योर जॉब। बट अगर तू चाहता है कि ये 3 साल का कोई जुगाड़ बताओ कि ये स्टार्टअप करें और 3 साल में सक्सेस होकर एग्जिट हो जाए, और आप सिर्फ वही वाली स्टोरी सुन रहे हो किसी की जिसने जी में शुरू किया था, आज 500 करोड़ की कंपनी हो गई। हाँ, पर 99 और भी हैं जो मर गए। प्रॉब्लम यह है कि आपको 99 की स्टोरी नहीं मालूम क्यों? क्योंकि वो मर गए ना। सुनाएगा कौन? एक ही आदमी जिंदा है,
वो स्टोरी सुनाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये नॉर्म है। ये नॉर्म नहीं है। मैं तो ये भी नहीं मानता कि उसकी किस्मत थी, कुछ लोगों की होती है, पर आई डोंट थिंक सो। मेरे को तो मतलब रणवीर, मेरा इतना बिलीफ है काम में कि मुझे तो कोई भी आदमी लकी लगता ही नहीं है विदाउट हार्डवर्क। मेरे को तो अगर कोई दिखता भी है ना कि जी ये ओवरनाइट सक्सेस है, और मतलब कोई आदमी कसम खा के बोल रहा है कि ओवरनाइट सक्सेस है, तब भी मैं बोलता हूँ कि यार पता नहीं, हो सकता है जिंदगी में पीछे कहीं से कुछ मेहनत करके आया हो, which we don't know, which we never know about. Maybe he's not telling, maybe we are not asking. But I believe कि अगर किसी को कुछ सक्सेस मिली है, 99.99% लोगों को बहुत मेहनत के बाद मिलती है, कोई और तरीका नहीं है। Good point in the podcast to explain abundance mindset versus scarcity mindset for teenagers of 2024, because I feel कि मेरे एज के सारे लोगों को ये पता है रॉबर्ट कियोसाकी की वजह से या किसकी वजह से, आई डोंट रिमेंबर। हाँ, शायद उनकी वजह से, शरण हेगड़े की वजह से और अंकुर वारिको की वजह से। पर इन 2024 आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट अबंडेंस माइंडसेट, क्योंकि इट्स दैट होल साइकिल कि ये क्लीशे हो गया था। तो आई डोंट थिंक द मॉडर्न टीनेजर्स हैव नाउ हर्ड इट बिकॉज द लैक ऑफ दैट चैट ऑनलाइन। यार अबंडेंस माइंडसेट का मतलब सिर्फ यही है कि अगर जिंदगी, दो तरह के लोग हैं, और ये बाइनरी नहीं है, लोग इसके बीच बीच में भी हैं, पर दो एंड्स ये हैं कि कुछ लोगों को समय हमेशा कम लगता है। भाई मिलेगा नहीं यार, भाई टाइम नहीं है, क्या कर रहा है, कर भी कुछ नहीं रहा, पर टाइम भी नहीं है तेरे पास। भाई ये खरीदना है तो बहुत महंगा है, डिस्काउंट चाहिए, क्यों चाहिए भाई, ऐसे ही चाहिए। 10 लाख का है तो 50,000 रुपये डिस्काउंट चाहिए, अगर 20 लाख का होता तो भी 50,000 रुपये डिस्काउंट चाहिए। तो मतलब तेरा कोई मैथ नहीं है, तेरे को एक्चुअली 50,000 रुपये डिस्काउंट चाहिए, तेरे को एक्चुअली वो नहीं देना जो उसने मांगा है। बेसिकली लॉजिक ये है, राइट? व्हाट इज दैट? दैट इज स्केर्सिटी। आपको लग रहा है कि इसमें से बचा लूं। आपको हर तरह का रिसोर्स कम लगता है, दैट्स स्केर्सिटी माइंडसेट। आपको अपॉर्चुनिटीज भी कम लगती है, इसीलिए आपको लगता है कि ओ ये पीछे छूटेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, राइट? आप फालतू कंपटीशन करने लगते हो बिन बात का, कोई लॉजिक नहीं है उसका। People might also need this coaching, honestly. Opportunities are multiplying. Opportunities are immense. Opportunity कम नहीं है। हाँ, हो सकता है आप गलत गड्ढे में खुदाई कर रहे थे, आपने वो वाला अपॉर्चुनिटी पूल ढूंढा है जो आपने बाजू वाले को देख के ढूंढा था, और आप उसी जगह जाके खोद रहे हो। रणवीर, वी हैव कस्टमर्स इन रैंडमेस्ट कंट्रीज। हमारा रेस्टोरेंट टेक्नोलॉजी का कस्टमर सीरिया में है, बगदाद में है, एक साउथ ईस्ट एपैक वाटर्स में एक छोटा सा आइलैंड है पलाऊ, PALAU। तू जूम करेगा ना गूगल पे, हार्ट अटैक आ जाएगा तेरे को। पलाऊ पूरे ओशन के सेंटर में इतना छोटा सा छींटा है कि दिखता नहीं है गूगल मैप पे। वहां पे वी हैव अ कस्टमर। इट ब्लोज माय माइंड, राइट? वी बिल्ड द प्रोडक्ट, वी बिल्ड द बिजनेस, बट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल अबाउट द फैक्ट कि यार अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की ज़ील होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अब आप वहीं जाकर सबको, दिल्ली के कनॉट प्लेस में ही जाकर अगर सब लोग बेचना चाहेंगे, ऑफ कोर्स कंपटीशन लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? वहां पे किसी ना किसी को मरना पड़ेगा, किसी ना किसी को आगे बढ़ने के लिए। बट एक्चुअली तो ऐसा नहीं है। मेरे को तो लगता है पूरा वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, जिधर जो मिल रहा है वो अच्छे से करो। सो स्केर्सिटी माइंडसेट इज दिस, जहां आपको अपॉर्चुनिटीज, टाइम, पैसा, खाना, प्यार, सब कुछ कम लगता है। अबंडेंस माइंडसेट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। जैसे जेब में आपके कितने पैसे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आपको लगता कैसे है वो आपके डिसीजंस को गवर्न करता है। और ये थोड़ा सा मेटा हो सकता है, बट ये सच है, एटलीस्ट मेरी लाइफ का सच है। और मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि आपको लगता नहीं है कि पैसा स्केर्स है। आपको लगता है कि हाँ यार तू अपॉर्चुनिटी ला, पैसा ले आएंगे। और ये फालतू कॉन्फिडेंस है बाय द वे, ये लाने में बाद में बहुत मेहनत लगेगी, बट कमेंसुरेट अपॉर्चुनिटी तो जाके ढूंढनी पड़ेगी। आज आपको पिक्चर बनानी है, पहले 500 करोड़ का बजट आएगा और फिर शाहरुख खान आएगा, या पहले शाहरुख खान आएगा और उसको देख के 500 करोड़ का बजट आएगा? ये स्केर्सिटी और अबंडेंस माइंडसेट से डील किया जा सकता है। अगर आप स्मार्ट हो और हसलर हो
तो शाहरुख खान को कैसे कन्विंस करोगे आपका प्रॉब्लम है, पर अगर शाहरुख खान कन्विंस हो गया तो 500 करोड़ आ जाएगा ना, है ना। तो आप पहले क्या करोगे, तो पहला आदमी तो बोलेगा कि नहीं भाई 500 करोड़ ही नहीं है, तो शाहरुख से तो बात ही नहीं कर सकते। अबंडेंस वाला बोलेगा कि यार तू पैसे की चिंता मत कर, पहले ना शाहरुख से बात करते हैं। We need to figure out ways to convince him. We need to figure out if he can lend a hand, if he can just give an intent कि हाँ जो तू बोल रहा है कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं बात करूंगा तेरे से। If abundance mindset is applied, can you pretend it? No. Difficult है, mindset है, that means ये practice है, ये trick नहीं है, ये बोलने से नहीं होगी, ये practice करनी पड़ेगी। But it can be built over time. 101%। एंड उसका मेरा पर्सनली जैसे एक तरीका है, ये मैं डिलीवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा समझाने में मुझे पता नहीं है, पर आई अटेम्प्ट। जैसे टाइम की अबंडेंस का एक सबसे छोटा एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है कि जब मैं रणवीर के साथ बैठूं तो मैं अपना फोन ऑफ कर दूं और हम चिल कर रहे हैं, और मैं कितने घंटे बैठा हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टिल द टाइम आई एम रियली वी आर विद ईच अदर, वी आर एंजॉयिंग द कॉन्वर्सेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट, आई एम टॉकिंग ऑफलाइन। ये अबंडेंस माइंडसेट ही है। पर मैं बैठा हूं तेरे साथ, खड़ाखट SMS मैसेज भी चल रहे हैं, व्हाट्सएप भी चल रहा है, रीलें भी चल रही हैं, ब्रो आई नीड टू लीव एट 6, ब्रो आई नीड टू लीव एट 6। अब ये माइंडसेट ट्रेनिंग है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका स्केड्यूल नहीं हो सकता है, आई एम सेइंग इन अ नॉर्मल डे ये माइंडसेट ट्रेनिंग है कि अगर मैं किसी के साथ समय बिता रहा हूं तो मैं चाहे जब तक मेरे पास एनफ टाइम नहीं होता मैं उसको टाइम नहीं देता, पर जिस दिन मैं टाइम देता हूं मैं पूरा देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए ये एक मैनिफेस्टेशन है अबंडेंस का कि यार टाइम की कोई कमी नहीं है, तू चिंता मत कर, मेरा वेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हमें कोई ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है। इवन इफ आई एम टॉकिंग टू यू, इवन इफ आई एम लिसनिंग टू यू, इवन इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, इट्स ऑल अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर मी। एंड सिमिलर सच प्रैक्टिसेस कि जब आप जिस चीज़ को जितना पैसा, जितना समय, जितनी अटेंशन दें, अगर उस टाइम में उसको भरपूर दें तो धीरे 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 करके आपके दिमाग को ये एहसास होने लग जाता है कि अरे आज 4 घंटे दिए पर कुछ बिगड़ा नहीं, इसको 5 लाख रुपए दिए पर कुछ घटा नहीं, बहुत सारी अटेंशन खर्ची पर नुकसान नहीं हुआ। एंड आपका माइंडसेट धीरे धीरे बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, 2 घंटे खराब हो गए, 20 है अपने पास, तू चालू रख, गाड़ी ऑन रख। एक थोड़ी स्पेसिफिक सेक्शन स्टार्ट करनी है आपके साथ, लिटरली स्पेसिफिक गाइडलाइंस और टीनेजर्स। MBA की बात कर ली, कॉलेज की बात कर ली, आई डोंट वांट टू शेयर बिजनेस आइडियाज क्योंकि ये फील हर इंसान का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस डिसाइड करता है कि Correct. आपको किस डोमेन में बिजनेस स्टार्ट करना है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू एंजॉय रियली। एंड देन ये सब टैम वैम की बातें ना हर पॉडकास्ट में होती हैं कि गेट टू नो टैम, ये एक्सप्रेशन क्यों? टैम वैम सब बकवास है यार। टैम वैम नहीं होता, भूत होते हैं। TRS जैसी बात है। ये टैम वैम सब बकवास है, ये सब VC लिंगो है। और अगर आप बढ़िया काम करते हैं, छोटे से निश में भी काम करते हैं ना आप, जिसका टैम बहुत छोटा है, there is no logic why you can't succeed in that. In fact, narrower the niche, there's a higher chance that you'll succeed. And you will, at a personal level, make more money than being in an ocean where everybody is, struggling and fighting. जाओ ओशन में, स्टेजेस में, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा जाइए। बट आप सीधा ओशन में कूदना चाहते हैं, ग्रेट, इसीलिए तो फिर VC आपको आके बोट वोट देता है, लाइफ जैकेट देता है, 75% कंपनी ले लेता है। फिर आप कहते हैं कि ओह आई वांटेड टू डू एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज आई वांटेड टू बी माय ओन बॉस, बट बाय द वे आई रिपोर्ट टू द VC नाउ। सो दैट्स एग्जैक्टली द स्कैम। VC इज नॉट अ स्कैम, दिस माइंडसेट इज अ स्कैम। हर साल जब मैं ट्रैवल करने जाता हूँ ना, आई डोंट नो वेदर इट्स एन experience of a YouTuber, but there's always an interaction with teenagers whether I want or not. Feel like the universe brings teenagers to me because I think our content is also directed at teenagers, so they always seek me out. और जितने भी teenagers हैं, they keep getting smarter in India. Like this is what I really notice. I feel कि उन सारों को कुछ तो आइडिया है कि क्या करना है लाइफ में,
they just want, need and seek mindset coaching thoda bahut. I think they're also aware that we need to actually think through the game better. And I think through this podcast काफी ज़्यादा mindset coaching मिल चुकी है, क्योंकि ये podcast की last section है, specifics में घुसता है. तो to cover everything that we spoke about, my personal opinion is that MBAs are not relevant. शायद ये आपका भी opinion है. Controversial opinion है, लोग again offend हो जाएंगे. It's fine. It's what it is. I think मतलब ऑफेंड होने वालों को नहीं सुनना चाहिए, which is fair, और कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, क्योंकि मतलब आप अपने लाइफ के 20-30 लाख रुपए और 2-2.5 साल लगाने वाले हो. At least जो traditional MBAs है, new age MBAs, I've gone to some institutions where I've been like blown away. But यार बट वो मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि at the end of the day, Apple will not fall far away from the tree. आप जितना मर्जी न्यू एज MBA कॉलेज और जो भी कर लो, ऑफ कोर्स देयर इज इनोवेशन ऑन दैट, नो डाउट अबाउट इट, बट पॉइंट इज दैट एट द एंड ऑफ द डे वो जो 15-16 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख की जो आपने फीस ली है, उसका ROI तो प्लेसमेंट से निकलेगा ना. तो द फैक्ट दैट इवेंचुअली ऑल दीज पीपल आर गोइंग टू हंग्रीली लुक फॉर प्लेसमेंट, इन फैक्ट hungrier than before, because now they are also under a lot of duress with the money जो उन्होंने पैसा खर्च दिया है, उसके स्ट्रेस में है. तो वो मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे उसमें से रिजल्ट थोड़ा ऑप्टिमाइज हो सकता है, पर 80-90% रिजल्ट सेम ही रहने वाला है, उसका कुछ ऑप्शन नहीं है. बच्चों के लिए कट्टर एडवाइस क्या है, ब्रूटल एडवाइस? भाई ये वर्क लाइफ बैलेंस की बकवास में मत पड़ो, और मेंटल हेल्थ को सही रखने का सबसे शानदार तरीका है कि काम करो, जो करना है वो करो, जो बनना चाहते हो वो करो, और इमर्स योर सेल्फ इन दैट. ये जो भी आपको वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ के बारे में गलत ज्ञान दिया जा रहा है, मेंटल हेल्थ का जो ज्ञान मैं मानता हूं वो ये है कि आपको मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, पर उसका मतलब ब्रेक नहीं है, उसका मतलब काम ना करना नहीं है. ये जो एडवाइस देनी चाहिए कि अगर हमें मेंटली कोई चीज़ परेशान कर रही है तो यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प. जैसे पैर में दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मस्कुलर पेन होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं. इसी तरीके से अगर मेंटली समथिंग इज नॉट लैंडिंग, यू शुड गो टू अ थेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सो ऑन, राइट. मेंटल हेल्थ का ज्ञान जो है सिंप्लीफाई होके कैसा सुनाई दे रहा है, मंडे टू फ्राइडे बहुत काम कर लिया, मेंटल हेल्थ के लिए सैटरडे संडे का ब्रेक लेंगे. ये कौन सी है मेंटल हेल्थ है जो सैटरडे संडे को इंप्रूव होती है? आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली ऑन वीकेंड्स. ये कैसे हो रहा है कि फैमिली के 5 लोग सैटरडे संडे को चीयरफुल मेंटल हेल्थ में रहते हैं, एक ही समय सब सेम जोन में रहते हैं, स्विच ऑन हो जाते हैं सैटरडे संडे, स्विच ऑफ हो जाते हैं मंडे को. ये कैसे हो सकता है? दैट मीन्स हर किसी का एक हफ्ता सेम नहीं रह सकता ना. अगर आपके पेरेंट्स आपको आके बोलें कि आज सैटरडे यू विल एंजॉय विद मी, व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू? नहीं है मूड यार, आज कुछ फट रहा है, यू नो, टुडे आई एम नॉट इन द जोन, व्हिच इज एब्सोल्युटली अ फेयर आंसर. दैट मीन्स ये सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं है, मैं अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को एडवाइस देता हूं कि यार देख, अगर काम है ना तो संडे को करने में गिल्ट नहीं होनी चाहिए, और पर्सनल काम है तो वेडनेसडे को छुट्टी लेने में भी कोई गिल्ट नहीं होनी चाहिए. दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है. जब पर्सनल वर्क आएगा तो ऑफ भी लेना इंपॉर्टेंट है, जब नीड है, जब वांट है तब भी इंपॉर्टेंट है, पर एट द सेम टाइम ओनरशिप ऑफ योर वर्क हैज टू बी सैंस डे. दिन का तेरे काम की ओनरशिप से क्या लेने देना है भाई? अगर डॉक्टर और नर्स ब्रेक और मेंटल हेल्थ की बातें करने लगे ना तो भागते फिरोगे आप एक्सीडेंट होने के बाद कि भाई साहब आज जो है वो डॉक्टर साहब मेंटल हेल्थ ब्रेक पे इमरजेंसी में कल आना है. क्या बकवास है? यू नो दीज थिंग्स, आपके आसपास ये सब हो रहा है, बट पॉपुलर ज्ञान मेंटल हेल्थ का आई फील इज गोइंग रॉन्ग. सो मेरी कट्टर ब्रूटल एडवाइस विल बी कि यार प्लीज फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू बी, immerse yourself in it nicely, and it simply means own it. Don't say कि मैं तो अब 24 घंटे किसी से मिलूंगा नहीं. There is balance in life, but that balance is less about number of hours and more about आपको उस मोमेंट कैसा फील हो रहा है, आपको क्या लग रहा है. अगर आपको लग रहा है कि यार इस महीना एफर्ट मारने की जरूरत है टू ब्रेक अ बैरियर, प्लीज दिस इज योर मंथ. अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये वाला महीना
रिलैक्स करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन. हर किसी की काम की रेसिपी अपने अपने हिसाब से है. वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में जितना भी मैं सब सुनता रहता हूँ, मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी वर्क लाइफ बैलेंस एडवाइस ये नहीं दे रहा है कि यार अच्छा काम करके अच्छी लाइफ बिल्ड करना इज ऑल्सो बैलेंस. एग्जाम्पल ओलंपियन का देना चाहते हैं और खुद जिंदगी में 5 मीटर भी नहीं चल पा रहे हैं. मेंटल हेल्थ का एग्जाम्पल सारे सक्सेसफुल लोगों का है, और मेंटल हेल्थ के प्रैक्टिस ब्रेक वर्क लाइफ बैलेंस के प्रैक्टिशनर सारे के सारे अनसक्सेसफुल हैं बातचीत में. राइट? मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ इट. Don't equate lack of work with abundance of mental health. These are, and अगर हमारे देश में बेचारे नारायण मूर्ति साहब, मतलब यार इतनी अमेजिंग बात है, मैंने बोल दिया होता ना कि 70 घंटे काम करना है और किसी ने पेल दिया होता तो मैं सह लेता, क्योंकि मैं बोलता भाई मेरे को जानते भी नहीं है, हम तो अपनी जिंदगी में जो छोटा मोटा कर रहे हैं. यार इन्फोसिस बनाया उस आदमी ने, अब भी कर रहा है वो काम, ही स्टिल इन्वॉल्व्ड. वो रिटायरमेंट से वापस गया है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सिग्निफिकेंट. ही इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर्स ऑफ इंडिया इन आईटी सेक्टर. अगर आप उस आदमी को नेशनल लेवल पे ट्रोल कर सकते हो बिकॉज उसने कहा कि मेहनत कर लो, आई एम लाइक ब्रो दिस इज सो फक्ड अप, दिस इज सो अमेरिकन, दिस इज सो फक्ड अप बॉस. अमेरिका का पर कैपिटा इनकम हमारे से 30 गुना ज्यादा चल रहा है. ठीक है? इवन इफ इट्स अमेरिकन, आई विल बाय अमेरिकन. जब तेरी इनकम, जब हमारे यहां का पर कैपिटा जीडीपी 30 गुना होगा ना, या 17 गुना होगा, सह लूंगा मैं आपकी बकवास. डिटेस्ट तो मैं तब भी करूंगा, पर मैं बोलूंगा कि चल ठीक है, तू प्रॉस्परस है, दिया है ना. गरीबी में प्रोस्पेरिटी का तर्क मैच नहीं करता. मेरी ब्रूटल एडवाइस सिर्फ ये है कि लाइफ ज्यादा मुश्किल भी होगी, पर लाइफ ज्यादा मजेदार भी हो सकती है, और ये आपके ऊपर है. भाई लाइफ तो मुश्किल ही है, लाइफ मुश्किल ही सभी की. जो मेहनत नहीं कर रहे उनकी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं. जो मेहनत कर रहे हैं उनकी भी खत्म तो नहीं हो रही, पर उनको उम्मीद रहती है कि खत्म हो जाएगी, जो नहीं होती. मुश्किलें तो कभी, मुश्किलें कहाँ खत्म. जिन दोस्तों ने मेहनत नहीं करी उस फेज में 18 to 22 या एक्चुअली से 20s, आपके आसपास के जितने भी दोस्त आज दुखी है अबाउट करियर स्पेसिफिकली, करेक्ट, उस फेज में गलती क्या करी थी? सिर्फ उस फेज में नहीं, शायद उसके बाद भी उन्होंने वही कंटिन्यू किया, विच इज वो जिस डिग्री कॉलेज में आ गए, अब उन्होंने आकर ये छोड़ दिया कि मुझे कुछ करना है. अब उन्होंने बोला भाई मैं तो अब कर चुका हूं, अब ये जो कॉलेज है ना, यही मुझे 4 साल पार लगाएगा, यही मुझे प्लेसमेंट देगा. तो फिर कॉलेज ने दे दी प्लेसमेंट, आप तो चूज ही नहीं कर सके ना, अब तो कॉलेज ने दे दी. फिर वो जिस कंपनी में गए, जो जॉब उन्हें मिली थी, उन्होंने चूज नहीं की थी, फिर उन्होंने उस कंपनी में भी यही किया कि अब यही मेरा करियर आगे लेके जाएगा, कंपनी आगे लेके जाएगी. कंपनी ने भी वही दिया जो आपको मिल सकता था. तो बेसिकली जितने ऐसे लोग हैं मेरे नोन, जिनको मैं जानता हूं कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद देयर करियर, दे आर अर्निंग फाइन बट दे आर नॉट वेरी हैप्पी एंड फुलफिल्ड, उन सब में मुझे एक कॉमन वो दिखता है कि स्लेवरी है माइंडसेट की. कंपनी भी खराब नहीं थी, कॉलेज भी खराब नहीं था, आपको एफर्ट मारना था, आपके एफर्ट के हिसाब से आपको कॉन्टिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. जिन लोगों ने, कुछ ऐसे लोग भी हैं बाय द वे उन्हीं दोस्तों के सेट में, जिन्होंने शायद कॉलेज में उतना एफर्ट या हसल नहीं किया, पर वंस दे वर आउट, किसी ने अपने फर्स्ट करियर एक्सपीरियंस के बाद फिगर आउट कर लिया कि बॉस दौड़ना पड़ेगा वरना पीछे रह जाएंगे. उनमें से कुछ हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जिन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपीरियंस करी. और मेरे को दिखता है कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या है ना, कि वो लीनियर नहीं है कि पहले ये बना, फिर मैनेजर बना, फिर सीनियर मैनेजर बना, फिर भी आई कैन सी कि ऑर्बिटल शिफ्ट है, कि उसने एक शिफ्ट मारा एंड या तो डोमेन बदल गया, या टाइप ऑफ काम बदल गया, या टाइप ऑफ कंपनी बदल गई. एंड मुझे उस जंप में दिखता है कि उसने कहीं ना कहीं स्विच मारा, यू नो, फ्रॉम एन एफर्ट पर्सपेक्टिव. तो वो आई एम श्योर जो लीनियर हैं
वो अनफुलफिल्ड है। पैसा ठीक है, पैसा लाइफ वगैरह सब ठीक चल रही है, पर मेरे लिए वो ऐसा है कि अगर वो उसको रोज सुबह उठ के ये नहीं लगता कि गेम ऑन है, तो फुलफिल्ड तो नहीं है। दुखी कैन बी अ स्ट्रेच, बट फुलफिल्ड नहीं। Create a life where it's game on every day. Creator life is not game on every day. Creator life is game on every second. Creator life is Create a life which Oh. is game on every day. But जो आप कह रहे हो वो भी सही है. I thought creator life. हाँ? नहीं, absolutely. Create a life that's beautiful. मतलब गेम ऑन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेम ऑन नहीं फील कर रहे हैं तो फुलफिलमेंट कम होगी, बाकी सब फिर भी ठीक रह सकता है। AT, वेलकम टू द मेन स्ट्रीम इंटरनेट। अब लोगों ने जाना है कि मैं आपसे मेंटरिंग क्यों लेता हूँ, मैं आपको सवाल क्यों पूछता हूँ। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एज ऑलवेज। आई रियली होप कि हमारी इस बातचीत में किसी को कहीं पे दुनिया में कुछ छोटी मोटी वैल्यू मिलेगी। मेरा एक शक है, मैं कहना चाहता हूँ ये, मैंने ना मैं साक्षी, my better half, my wife, also my co-founder in my company and co-founder in my co-creator in my life, वो मेरे पीछे पैंडेमिक में पड़ गई कि वी शुड स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। मैंने बोला ये तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो शी सेड बट व्हाई, यू आर टॉकिंग टू सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स, यू आर टॉकिंग टू सो मेनी फ्रेंड्स, अगर ये सब बाहर भी चला जाए तो हो सकता है किसी और को थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। तो मैंने बोला यार वो ठीक है, पर मैं ना क्रिएटर नहीं हूँ, और उसका मतलब ये है कि मैं पॉपुलर कंटेंट नहीं बना सकता। दैट्स नॉट माई वाइब एंड गेम एंड दैट्स नॉट माई लाइक पैशन। सो मैं तो उसने बोला कि हाँ बट तू काम की बात कर ले। मैंने बोला यार काम की बात ना वायरल नहीं होती। वायरलिटी के लिए थोड़ा सनसनीखेज, थोड़ा कंट्रोवर्सी, थोड़ा टॉपिकल। तो पर साक्षी मानी नहीं, शी वॉज रिलेंटलेस। 1 साल पहले उसने एक यूट्यूब चैनल थ्रो कर दिया, उस पर एक्चुअली काम की बात हो रही है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है वो। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और एक छोटी सी रील करी जारी, जिसमें मैंने रेस्टोरेंट्स के बारे में कुछ बोला, विच वॉज नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, विच वॉज लाइक पिंचिंग, ब्रूटल ट्रूथ। हाँ, बट पिंच्ड, लाइक इट कुड हैव पिंच्ड, राइट? दैट रील वेंट वायरल एंड आई एक्चुअली 3 days बैक शोड इट टू साक्षी। आई सेड सी, काम की बात में कोई नहीं सुन रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मजेदार कंट्रोवर्सी, पिंचिंग, सबका सब एकदम से। तो आई डोंट नो कि ये तुम्हारे पॉडकास्ट के लिए कितना वैल्यूबल होगा, बट आई सिंसियरली बिलीव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट अगर किसी को भी इस पूरी बातचीत में से कुछ भी वैल्यू मिलेगी, आई विल फील दैट दिस इज टाइम वेल स्पेंट। काफी लोग पिंच हुए हैं, इवन दो आज कॉन्वर्सेशन की वाइब पॉजिटिव ही थी, बट आई थिंक यही ब्रूटल ट्रूथ्स नीड टू बी आउट ऑन द इंटरनेट। बहुत कम लोग ब्रूटली बात करते हैं क्योंकि हर कोई PR गेम की वजह से डरता है। आई थिंक मॉडर्न डे पॉजिटिव PR इज बीइंग योरसेल्फ इफ देयर इज गुड इंटेंट बिहाइंड दैट बीइंग योरसेल्फ। तो थैंक यू AT भाई, मजा आ गया आपके साथ। मैं अभी ये विजुलाइज कर रहा हूँ कि आप गोवा में बैठे हो, चिल कर रहे हो, और फिर टीनेजर्स आपके पास आ जाएंगे। बहुत 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 ब्रूटल सत्य सुनने को मिलेगा, तो प्लीज अप्रोच एट योर ओन रिस्क। थैंक यू मैन, थैंक यू। थैंक यू, वी विल सी यू वेरी सून। थैंक यू। तो दोस्तों